हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 हिंदी का पाठ 4 भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक एक शब्द का अर्थ समझने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, ठीक है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी और वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि आज की इस वीडियो में ही ये पूरा पाठ आपको इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द का अर्थ कॉपी पर नोट करते जाइएगा जो आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे बताने वाला हूं कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा आपको अच्छे से धंस जाएगा, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ आपको बताते हैं, एक एक गद्यांश को समझाते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो आप फुल में से फुल नंबर प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे। कोई विदेशी व्यक्ति जो हमारे भारत का मूल निवासी नहीं है, वो किसी दूसरे देश का निवासी है, ठीक है। कोई विदेशी व्यक्ति है, किसी दूसरे देश का निवासी है, जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, भारत के बारे में तनिक भी जानकारी उसको ना पता हो, भारत से एकदम अनजान हो, एकदम अपरिचित हो, ठीक है। यानी कि भारत को वह पहली बार देख रहा हो, भारत को वह पहली बार जान पाया हो, भारत के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, एकदम अनजान व्यक्ति है। तो अगर वो भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करेगा ना, यानी कि भारत के, जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है, तो भारत के नक्शे में वो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ अगर सफ़र करेगा, यानी कि इन देशों में यहाँ पर क्या करेगा, रहन सहन देखेगा, सब कुछ देखेगा, या फिर ऊपर से नीचे तरफ वाले इलाकों में जाएगा, ठीक है, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करेगा तो उसको इस देश में इतनी भी भिन्नताएं देखने में आएंगी, इस देश में यानी कि भारत देश में इतनी विभिन्नताएं, विभिन्नताओं का मतलब अलग अलग चीज़ें, ठीक है, विभिन्नताओं का मतलब क्या है, अलग अलग चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी, ठीक है, विभिन्नताएं अलग अलग चीज़ें, ठीक है, विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा, यानी हमारे भारत में उसको इतने प्रकार की विभिन्नताएं, इतने प्रकार की अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वह कह उठेगा कि भैया यह एक देश नहीं है, यानी ये जो भारत है ये एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक समूह है, यानी कि कई देशों का एक कॉम्बिनेशन है। भैया ये इंडिया जो है ये एक अकेला मात्र देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे भारत के इलाकों में विजिट करेगा, भारत के इलाकों में एक छोर से दूसरे छोर तक घूमेगा, तब उसको पता चलेगा कि भैया इस भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, इसलिए यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। ये हमारे लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जो एक दूसरे से बहुत बातों में, विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। यानी कि ये जो भारत देश है एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत बातों में, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे देशों से, जैसे भारत है, इधर पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ठीक है, तो एक दूसरे देशों से, जैसे भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, तो एक दूसरे देशों से क्या है ये, बहुत बातों में, यानी बहुत प्रकार की चीज़ों में, ठीक है, बहुत बातों में यानी बहुत प्रकार की चीज़ों में, विशेष करके ऐसी बातों में, यानी विशेष करके ऐसी बातों में, विशेषकर मतलब खासकर कुछ ऐसी चीज़ों में, खासकर कुछ ऐसी चीज़ों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं। आंखों के सामने कैसी बातें आती हैं भैया, ऐसी बातें कि मान लीजिए कि भैया पाकिस्तान में पानी नहीं बरसता है, मान लीजिए भारत में पानी बरसता है, ठीक है, पाकिस्तान में खेती नहीं होती, भारत में खेती होती है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी आमने सामने आती रहती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ कि भैया भारत का मौसम कुछ अलग है, पाकिस्तान का मौसम कुछ अलग है, तो कहने का मतलब जो चीज़ें हमारे आमने सामने आती रहती हैं, जो हम अपने जनरल जीवन में रोज़ रियलाइज़ करते हैं, ठीक है, तो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है, यानी कि एक दूसरे देशों से मेन चीज़ों में ये एकदम अलग है, एकदम अलग है भारत देश, ठीक है, किसी से इसका जो है गुण है वो मैच नहीं करता, भारत देश एकदम अलग है और ये कई देशों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नज़र आएंगी, यानी लेखक कह रहे हैं कि प्राकृतिक विभिन्नताएं यानी कि यहाँ की प्राकृतिक मौसम, प्राकृतिक विभिन्नताओं मतलब प्राकृतिक मौसम हो गया, जल हो गया, यहाँ का थल हो गया, ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें जो प्रकृति हमें देती है, ठीक है, तो प्राकृतिक विभिन्नताओं में
ठीक है। प्राकृतिक विभिन्नताओं में यह भारत देश जो है इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी इस भारत देश में प्रकृति की विभिन्नताएं, जो किसी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। यानी कि कोई अगर प्रसिद्ध महाद्वीप है, महाद्वीप का मतलब क्या होता है कि जल से घिरे एक विशाल भूभाग को, ठीक है, जल से घिरे एक विशाल भूभाग, अगर विशाल भूभाग है ना तो उसको कहेंगे महाद्वीप, और अगर इस्माल भूभाग है ना तो उसको द्वीप कहेंगे, ठीक है। अगर इस्माल द्वीप भूभाग है तो उसको द्वीप कहेंगे, और अगर कोई बहुत बड़ा एरिया जल से घिरा हुआ है तो उसको महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो इसी प्रकार के कई महाद्वीप हैं। तो कहने का मतलब कि जो किसी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं, ठीक है। यानी हमारे भारत में प्राकृतिक की विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा हैं कि कोई बहुत बड़ा महाद्वीप है, कोई बहुत बड़ा द्वीप, यानी महाद्वीप का मतलब कोई बहुत बड़ा द्वीप है तो उसके अंदर ही नजर आएंगी, ठीक है। जैसे एशिया हो गया सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो ऐसे में नजर आएंगी। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी, और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर बिंद, देखिए मैं बताता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, यानी जो हमारा हिमालय है भारत की चोटी पर जो बसा हुआ है, तो हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भारत के एक छोर पर हिमालय से यानी कि बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, और जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप भारत के निचले सिरे की ओर बढ़ेंगे, दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेगा वो व्यक्ति जो अनजान है हमारे भारत देश से, अगर वो नीचे की ओर जाएगा तो गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर, गंगा जमुना यानी हमारी गंगा नदी, जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि से प्लावित, प्लावित का मतलब होता है सिंचित, सींचा हुआ क्षेत्र गंगा जमुना एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, ठीक है। तो गंगा जमुना से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने को आएंगे। देखिए ये कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं, विंध्य पहाड़ी हो गई, अरावली हो गई, सतपुड़ा हो गई, सह्याद्री हो गई, नीलगिरी हो गई, ये भारत में उपस्थित कुछ फेमस पहाड़ियों का नाम है, ठीक है। तो यानी कि गंगा जमुना से सिंचित क्षेत्र तो हैं ही, लेकिन इनको छोड़कर विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी की बीच के जो समतल हिस्से हैं ना, जैसे एक पहाड़ी ये हो गई, दूसरी पहाड़ी ये हो गई, तीसरी पहाड़ी ये हो गई, तो इनके बीच के जो समतल हिस्से हैं, ठीक है, जो बीच में मैदान पाया जाता है, बीच का जो समतल हिस्सा है ना वो रंग बिरंगा देखने में आएगा। कहने का मतलब कि एक पहाड़ी का मानसून दूसरे पहाड़ी के मानसून से मिल करके बीच के एरिया को इतना रंग बिरंगा बनाएंगे कि देखने में बहुत ही मनमोहक लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी आदि श्रेणियों के बीच जो समतल हिस्से हैं वो रंग बिरंगे देखने में आएंगे, ठीक है। अब देखिए पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर वो व्यक्ति अभी तक तो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा था, लेकिन अब क्या करे, अगर वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाए, अगर वो हमारे भारत देश में पश्चिम से पूर्व तरफ जाए तो उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। यानी भारत में उसे इसी प्रकार की और भी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं, हिमालय की सर्दी के साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती। यानी भारत की मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पर देखो कि हिमालय में क्या है, इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है भैया कि वहाँ पर वर्ष में कभी भी आपको गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं मिलेगा। यानी कि हमेशा आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे और आग के संपर्क में रहना पड़ेगा। तो मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती समतल प्रांतों की जलती हुई लू, और भारत में जो समतल जगहें हैं कई जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लू चलती है, ठीक है। तो समतल प्रांतों की चलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम। भैया कन्याकुमारी के बारे में आप जानते होंगे, यह भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है, ठीक है, सबसे दक्षिणतम किनारा है, और यहाँ का मौसम इतना सुहावना है, यहाँ का मौसम इतना सुहावना है, न ज़्यादा ठंडी पड़ती है न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि भारत में कितने प्रकार की विभिन्नताएं हैं कि एक और देखें तो हिमालय में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि हमें गर्म कपड़ों और आग से छुटकारा नहीं मिल सकता। वहीं अगर समतल प्रांतों में देखें तो इतनी ज़्यादा लू है कि कोई कहने की बात नहीं, और कन्याकुमारी का मौसम इतना सुखद है।
इतना सुखद है जिसमें न कभी सर्दी होती है और न गर्मी होती है देखने को मिलेगी। अगर वो व्यक्ति हमारे भारत में विजिट करेगा तो वो पाएगा कि भैया हिमालय में इतनी ज़्यादा ठंडी, समतल प्रांतों में इतनी ज़्यादा लू और कन्याकुमारी में इतना सुहावना मौसम। ये एक देश नहीं भैया, अनेक देशों का समूह है। वो व्यक्ति कह उठेगा, है ना सही बात, एकदम कह उठेगा, क्योंकि भैया इतना अच्छी अच्छी विभिन्नताएं देखने को उसको मिल रही हैं कि कन्याकुमारी का सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती और न गर्मी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखो, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी। आपको बता दें जो हमारे भारत के 7 सिस्टर में असम राज्य आता है, यह चाय उत्पादक फेमस राज्य है और वहाँ पर पहाड़ियाँ स्थित हैं जिससे वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी वर्षा होती है, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ही वर्षा होती है भैया। पर इतनी ज़्यादा वर्षा होती है, इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि जिसका वर्णन हमारे लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कर दिया अपने इतिहासों में। देखिए, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। भैया कहने का मतलब लेखक ये कह रहे हैं, एक विभिन्नता और बता रहे हैं कि असम की पहाड़ियों में 300 इंच वर्षा से ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। 300 इंच वर्षा आपको वहाँ पर मिलेगी। इसका मतलब क्या है 300 इंच का? 300 इंच का मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो असम की पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा देखने को मिलेगी। तो जैसलमेर एक जगह है। ठीक है, तो जैसलमेर की तप्त भूमि में, यानी जैसलमेर की तप्त भूमि है और वहाँ पर आप जब जाएंगे ना तो वहाँ पर 2-4 इंच वर्षा भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो असम में कितनी ज़्यादा वर्षा हो रही है और यहीं पर देखें तो भैया जैसलमेर में सूखा पड़ता है, तप्त भूमि है वहाँ की। तो ये भी तो एक विभिन्नता है कि एक जगह इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही है और एक जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ तनिक भी नहीं हो रही है। तो ये भी भारत की एक विभिन्नता है जिसका वर्णन राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो। देखिए कितनी खास चीज़ है, कितना खास चीज़ है। यहाँ से देखिए एग्जाम में दे सकता है आपके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई ऐसा अन्न नहीं, कोई ऐसा दाना नहीं, कोई ऐसा अनाज नहीं जो भारत की भूमि में उपजाया न जाता हो। यानी कि अनेक प्रकार की फसलें हमारे भारत देश की भूमि में होती हैं। ठीक है, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा ना किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो। कहने का मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा भारत देश सभी प्रकार से समर्थ है। ठीक है, अन्न भी पाया जाता है भैया, अन्न के साथ साथ यहाँ पर फल भी पाए जाते हैं और खनिज पदार्थों में भी हमारा भारत देश महाजन है। तो कहने का मतलब अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है, यानी भारत में कोई भी ऐसा वृक्ष और जानवर भी नहीं है जो ना मिले। ठीक है, जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले, यानी कि अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के जानवर भारत की भूमि में आपको देखने को मिलेंगे। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले अलग अलग प्रांतों के लोग देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आब हवा का मतलब क्या है भैया? आब हवा का मतलब है परिवेश। ठीक है, आब हवा का मतलब क्या है? परिवेश। यानी कि आब हवा, किसी भी व्यक्ति के परिवेश का असर उसके ऊपर कैसे पड़ता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का आब हवा का असर, यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसके आसपास के परिवेश का असर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कैसे मायने रखता है? क्योंकि भारत के लोग जो हैं जिस प्रकार की अलग अलग विभिन्नताओं में रहते हैं उनके अंदर उसी प्रकार की भावनाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार का वो कार्य भी करते हैं, तो उनके परिवेश का असर उन पर खासकर पड़ता है। यानी कि अगर यदि इस सिद्धांत को देखना हो आपको कि किसी व्यक्ति के परिवेश का असर उसके ऊपर कैसे काम करता है, तो भैया भारत में आकर देखो, भारत में आओ। अगर आप सोचते हो कि किसी व्यक्ति के ऊपर उसके परिवेश का असर कैसे पड़ता है तो भारत में आओ, भारत में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आब हवा का असर जो है, उसके परिवेश का असर, किसी व्यक्ति के परिवेश का असर उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उसकी शरीर और मस्तिष्क पर कैसे पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले अलग अलग प्रांतों के लोग देते हैं। कि आ करके भारत के अलग अलग प्रांतों में घूमो और तब जानोगे भैया कि मनुष्य के परिवेश का असर उसके ऊपर कैसे पड़ता है।
ठीक है, किसी व्यक्ति के परिवेश का असर उसके ऊपर कैसे पड़ता है, जब आप भारत के अलग अलग प्रांतों में घूमोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं भी चलती हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं कि कितनी जगह की कितने प्रकार की बोलियां आपको भारत में देखने को मिलेंगी। क्योंकि यहाँ एक मशहूर कहावत है भैया, देहातों में भी चलती है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, जिसका वर्णन हमारे लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया कि भैया यहाँ पर कहावत मशहूर है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। यानी कि अगर आप एक कोस चलोगे, एक कोस की दूरी चलोगे ना भारत में अगर आप एक कोस की दूरी चलो तो वहाँ पर पानी बदल जाएगा। यानी अगर किसी एक स्थान से एक कोस दूर आप चले जाएं तो वहाँ पर पानी आपको बदल जाएगा, वहाँ पर पानी कुछ अलग ही रहेगा। और अगर आप 4 कोस की दूरी चल लेते हैं ना तो वहाँ पर बाड़ी बदली हुई मिलेगी, यानी कि वहाँ के लोगों की बाड़ी बदल जाएगी। और अगर 1 कोस की दूरी चलेंगे तो आपको पानी बदला हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये भी भारत की एक फेमस विभिन्नता है भैया। अब देखो, अलग अलग धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि अलग अलग धर्मावलंबी जो व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में सभी व्यक्ति एक ही धर्म के हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले भी व्यक्ति भारत में हैं। अलग अलग धर्मों के मानने वाले भी व्यक्ति जो सारी दुनिया में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, हमारे भारत में भी हैं। ठीक है, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, यहाँ की बोलियों को गिनना आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ अलग अलग धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। संप्रदायों मतलब समुदायों। ठीक है, अलग अलग धर्मों के समुदाय की गिनती आसान नहीं है, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ की बोलियों की गिनती नहीं है, क्योंकि भैया 4 कोस में बानी बदल रही है, गिनो भारत में कितने कोस की दूरी होगी और कितनी प्रकार की बानी होगी। तो जिस प्रकार यहाँ पर बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों की गिनती करना भी आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी जो हमने अपने भारत में विजिट करने के लिए बुलाया है, अपरिचित आदमी को, तो अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि भैया यह एक देश नहीं है, ये एक देश नहीं है, अनेक देशों का एक समूह है, हमारा भारत जो है एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है। क्योंकि इतने प्रकार की विभिन्नताएं भैया, इतने प्रकार की विभिन्नताएं की बात ही नहीं। ठीक है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है, विस्मय की बात नहीं है, शंका की बात नहीं है। इसमें निस्संदेह हम कह सकते हैं कि भैया ये कई देशों का कॉम्बिनेशन है, कई देशों का एक समूह है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। देखो, यहाँ से इस चैप्टर का अर्थ एकदम बदलने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कैसे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत में ऊपर ऊपर देखे, कहने का मतलब भारत की भावनाओं में नहीं बहेगा, भारत के लोगों की भावनाओं को नहीं समझेगा, भारत के लोगों की भावनाओं को नहीं समझेगा, बस यहाँ के दृश्यों को अगर देखकर वर्णन करेगा ना, तो क्या कहेगा भैया, वो क्या कहेगा कि यह गहराई में नहीं जाता तो विभिन्नताएं ही देखने में नजर आएंगी। यानी कि अगर वो ऊपर ऊपर से समझेगा, भारत के लोगों की मानसिक भावनाओं को नहीं समझेगा ना, तो यही कहेगा कि भारत विभिन्न है, अनेक देशों का समूह है, भारत में उसको अनेक प्रकार की विभिन्नताएं ही देखने में आएगी। पर अगर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है। यानी लेखक कह रहे हैं कि अगर हम ध्यान से देखें, भारत के लोगों की भावनाओं और व्यवहारों को समझें, भारत के लोगों के आचरण को समझें, उनकी संस्कृति को समझें, तो इन्हीं के बीच एक ऐसी एकता और बराबरी का भाव फैला हुआ है ना। समता माने बराबरी, एकता माने एकमुठ होना। ठीक है, यानी कि कई लोगों का एकजुट होना। ठीक है, तो एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। कहने का मतलब किस तरह पिरो लेती है, जैसे वो हम अगले पैराग्राफ में समझेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि भारत में उस प्रकार की एक एकता पाई जाती है लोगों के बीच, उनके भावनाओं के बीच, जो अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को पिरो करके एक सुंदर समूह बना देती है। भैया सुंदर समूह बना देती है, कैसे बना देती है, अब इसका वर्णन अब समझ लीजिए। देखिए,
जैसे रेशमी धागा अलग अलग प्रकार की और अलग अलग रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है। कोई रेशमी धागा अगर है तो वो क्या करेगा, अलग अलग प्रकार और अलग अलग रंग की सुंदर मड़ियों को, सुंदर मोतियों को और फूलों को पिरो करके एक सुंदर हार तैयार कर देता है। यहाँ पर धागा कौन सा काम करता है, एकता बनाने का काम करता है। ठीक है, धागा क्या है, एकता बनाने का काम करता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है। यानी जो माला बनाया जाता है उसमें क्या होता है, जो प्रत्येक मणि या फूल होती है वो सभी एक समान होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होते और ना हो सकते हैं और ना ही वो अलग हो सकते हैं। और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है। ठीक है, अगर दूसरों को माला पहना दिया जाए और उसके ऊपर वो अच्छा लगता है तो उनकी भी शोभा बनती है और उस व्यक्ति की भी शोभा बनती है। ठीक है, तो ये केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य भावना नहीं। अब देखो, यहाँ तक तो उसका अर्थ आप लोग समझ लिए होंगे कि भारत में जो अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हैं, अगर गहराई से देखें तो उनमें एक प्रकार की एकता का भाव है। जिस प्रकार एक धागा जो होता है अनेक प्रकार की मोतियों को मिला करके एक सुंदर हार तैयार कर देता है, उसी प्रकार भारत की अनेक प्रकार की विभिन्नताएं जो हैं वो एक अच्छा यानी एक महान और एकजुट देश बनाने में मदद करती हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से समझिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ये चल रहा है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, यह केवल काव्य की भावना नहीं है, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। क्या क्या भैया, एकता का भाव। क्या, एकता का भाव। भारत में व्याप्त जो एकता का भाव जो है ना, वो केवल एक काव्यों की भावना नहीं है, काव्यों द्वारा बताई गई कोई विचार या भावना नहीं है, कि काव्यों और साहित्यों में वर्णित कोई विचार नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, इतिहास में वर्णित सत्य है, इतिहास में व्यक्त किया गया सच है ये एकता का भाव, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए, हजारों वर्षों से यानी कई वर्षों पहले से अनेक प्रकार के अस्तित्व, अनेक प्रकार की स्थिति बनाते हुए अनेकों अनेक जलप्रपात क्या है समझते हैं। जलप्रपात जैसे कई जगहों पर आप देखते हैं दूर से क्या होता है, किसी ऊंचे स्थान से जल इस तरीके से गिरता रहता है। ठीक है, इस तरीके से और बहता रहता है सभी जगह, तो इसी को हम लोग कहते हैं जलप्रपात। ठीक है, तो अनेकों प्रकार के जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर अनेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा यहाँ से यहाँ तक हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भैया भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, और उन विभिन्नताओं को हमारे भारत देश के लोगों की जो भावनाएं और आचरण और संस्कृति जो है ना, वो पिरो करके एक इस प्रकार का देश बना देती है। तो ऐसे ही समझा रहे हैं कि ये जो एकता का भाव भारत में चल रहा है ना, ये कई वर्षों पहले से है, ये कोई काव्य द्वारा बताई गई बातें नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक सत्य कैसे है, ये उसी प्रकार का सत्य है जैसे भारत में अनेक प्रकार के जलप्रपात बहते हैं। ठीक है, अनेक नदियाँ बहती हैं, अनेक तालाब, अनेक जल संग्रह, अनेक प्रवाह हैं, लेकिन सब जाकर के कहाँ मिले, समुद्र में मिले, सब जाकर के हमारे समुद्र में मिले। तो समुद्र किसका भाव प्रकट कर रहा है, एक एकता का भाव प्रकट कर रहा है कि भारत की अनेक प्रकार की नदियों को इसने एक प्रगाढ़ समुद्र के रूप में, प्रगाढ़ समुद्र जो है वो एकता का भाव प्रकट कर रहा है। जिस प्रकार समुद्र जो है वो अनेक प्रकार की नदियों और जलप्रपातों का एक संग्रह है, अर्थात एकता का भाव प्रकट करता है, सेम वैसे ही जो भारत के लोगों के बीच एकता का भाव है ना, एकजुट रहने का जो भाव है ना, वो भारत की अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को सम्मिलित करके रखता है। भारत की अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को सम्मिलित करके रखता है। ये कोई काव्य की भावना नहीं है बल्कि ये ऐतिहासिक सत्य है। क्या है, ऐतिहासिक सत्य है। अब आगे देखिए, अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। ठीक है, संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में व्याप्त है। क्या व्याप्त है, भारत की एकता।
ठीक है, भारत की एकता समुद्र के समान लोगों की अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं को एकजुट करके रखे हुए है, जिसे हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। तो अब समझ चुके होंगे कि भारतीय संस्कृति है क्या। भारतीय संस्कृति यही है कि भारत की अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को एकजुट करके रखने का भाव भारत के लोगों की संस्कृति है। अब देखो, इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न हो सकते हैं, यानी जो समुद्र में नदियां जा करके एकता का भाव में बदलती हैं, एकता के भाव में बदलती हैं, ये अलग अलग जगहों से निकल रही हैं। अलग अलग उद्गम माने प्रकट या निकलने वाली जगह, कहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। ठीक है, उद्गम माने जहाँ से नदियाँ उत्पन्न हुई हों, तो उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती हैं नदियों की, और प्रदेश के अनुसार अलग अलग प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा कर रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि कैसा, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की नदियों और धाराओं में कैसा शीतल, मतलब क्या बह रहा है, क्या बह रहा है भैया, जो शुद्ध शीतल और स्वच्छ है। तो इन नदियों के जरिए लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि भारत की जो नदियां हैं, भारत की नदियों का मतलब कि भारत में जो विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं, भारत के लोगों में जो अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं, इनमें एक शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल एकता का भाव बह रहा है। इन विभिन्नताओं को अगर गहराई से समझो, तो इनमें भी एकता का भाव झलकता है। अगर आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो बस यही कहेंगे कि भारत विभिन्नताएं हैं, भारत कई देशों का समूह है, लेकिन अगर गहराई पर जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार भारत की नदियां जो हैं अलग अलग जगहों से निकलती हैं और समुद्र में जाकर के मिलती हैं, पर सभी नदियों में क्या होता है, एक समान शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बह रहा है। वो जल क्या है, एकता के भाव को प्रकट कर रहा है। जैसे भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, वैसे ही भारत के लोगों की अंदर एक संस्कृति है भैया, एक प्रकार की एकता व्याप्त है। ठीक है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। उद्गम और संगम मतलब जहाँ से निकलती हैं और जब समुद्र में जाती हैं तो एक जैसे हो जाती हैं, सबके अंदर सेम भावना व्याप्त हो जाती है। अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वच्छ अमृत की तलाश में हैं। यानी कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। इतना यहाँ से देगा, यहाँ तक दे देगा, कहाँ तक, यहाँ तक परीक्षा में, और क्या पूछ लेगा, हम किस अमृत की तलाश में हैं। अब बताओ भैया, स्टूडेंट लोग तो पढ़े नहीं हैं, वो कह देंगे भैया ऐसा अमृत जिसे पी लें तो मरते नहीं हैं। ठीक है, वो बस यही लिख कर आ जाएंगे कि ऐसा अमृत जिसे पी लें तो मरेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है ये सिर्फ लर्न विथ आरपी ही समझाएंगे। अन्य चैनल पर जा करके सर्च कीजिए, नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों में से कई लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे। बताइए, ऐसा करना उचित है? आप लोगों को तो बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि हम इतना अच्छे से एक एक शब्द का अर्थ आपको समझा रहे हैं जो किसी और चैनल पर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद आ रहा हो तभी, ना पसंद आ रहा हो भैया डिसलाइक कीजिए, और क्या कहें। चलिए देखते हैं। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। लेखक कह रहे हैं कि भारत के लोगों के बीच जो एकता और संस्कृति का भाव है ना, एकता और संस्कृति का भाव है, जो कि स्वच्छ है, शुद्ध है, शीतल है। ठीक है, स्वच्छ है, शुद्ध है, शीतल है और स्वस्थ अमृत की तलाश, और अमृत के समान है। भारत के लोगों में ये जो व्याप्त एकता और संस्कृति का भाव है ना, स्वच्छ है, शुद्ध है, शीतल है और अमृत के समान है। और हम यही सोच रहे हैं, हम इसी की तलाश में हैं कि हमारे भारत के लोगों में ये भावना और भी ज़्यादा जागरूक हो, और भी ज़्यादा जागृत हो, कि हमारे भारत के लोग और ही एकता के भाव में बंध जाएं, उनके अंदर अलग अलग ईर्ष्या का भाव बिल्कुल भी ना रहे। हम इसी अमृत की तलाश में हैं। तो भैया अब यहाँ पर क्या मिला कि अमृत जो निकला वो एकता का भाव निकला। अभी तक अमृत ऐसा था जिसे पीने से मरे न लोग। ठीक है, तो अमृत का अर्थ यहाँ पर एकदम चेंज है भैया। यहाँ पर अमृत का अर्थ है भारत के लोगों में व्याप्त
एकता का भाव, ठीक है, एकता का भाव। अब देखिए, जो हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है, लेखक कहते हैं कि हमारी इच्छा अभिलाषा सब एक ही है भैया। हमारी इच्छा मनोकामना अभिलाषा इच्छा प्रयत्न माने प्रयास यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। देखिए कितना अच्छे से, अलग अलग बहती हुई नदियों में, यानी भारत में व्याप्त अलग अलग विभिन्नताओं में जो एकता का भाव मिल रहा है ना, अलग अलग विभिन्नताओं में जो एकता का भाव है, हम यही चाह रहे हैं भैया, हम यही प्रयास कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी यही मनोकामना है कि ये एकता का भाव उसी तरह बहता रहे जैसे बहता आ रहा है सदियों से, वर्षों से हमारा ऐतिहासिक सत्य बता रहा है, तो वैसे ही ये बहता रहे, ऐसे ही बहता रहे। कभी ऐसा ना हो कि भारत की एकता में कोई ठेस पहुँचे, ठीक है, कोई क्षति हो। हमारे भारत की अलग अलग विभिन्नताओं में एकता वैसे ही बनी रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, और विभिन्नताओं को अमर तत्व देता रहे मतलब क्या है भैया, विभिन्नताओं को अमर तत्व मतलब एकता की भावनाएं उत्पन्न करते रहे उसके अंदर, कि वो अलग ना हो पाए, वैसे ही एक दूसरे में एकजुट रहें, ठीक है, अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि कवि इकबाल कहे गए हैं, ठीक है, कवि इकबाल कोई फेमस कवि थे जिन्होंने कहकर गए हैं। अभी हम आगे समझेंगे उसको, ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझाएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। हजारे थपेड़ों को बर्दाश्त, ये थपेड़ा क्या है भैया, थपेड़ा क्या है, एग्जाम में पूछेगा हजारों थपेड़ों को क्या है, थपेड़ा क्या है भैया, बर्दाश्त करता हुआ। तो देखो थपेड़ों का मतलब क्या है, थपेड़ों का मतलब है दोस्तों हमारी संस्कृति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। यहाँ पर थपेड़ों शब्द का मतलब क्या निकल रहा है कि हमारी संस्कृति को प्रभावित करने वाले कुछ एलिमेंट आए। कैसे, जैसे हमारे भारत के लोगों में एकता का भाव तो व्याप्त था भैया, ठीक है, एकता का भाव व्याप्त था, लेकिन कुछ ऐसे गधे लोग आए, कुछ ऐसे गंदे लोग आए जो हमारे भारत की एकता को प्रभावित करना चाहे, हमारे भारत की एकता को प्रभावित करना चाहे, वो चाहे कि भारत एक ना रहे, ठीक है, भारत विभिन्नताओं में बंट जाए। लेकिन हुआ क्या, हमारे भारत की जो संस्कृति है, भारत के लोगों के बीच का ऐसा बंधन है दोस्तों, ऐसी एकता है भारत के लोगों के बीच, ऐसी संस्कृति है कि वो इन हजारों अनेकों प्रकार के षड्यंत्रों को, थपेड़ों का मतलब ही षड्यंत्रों है, ठीक है, अनेकों प्रकार के दुश्मनों द्वारा लगाए गए षड्यंत्रों को, जो दुश्मन लोग भारत की एकता पर रच रहे थे कि ये एकता टूट जाए, भारत के लोगों में एकता ना रहे, ये टूट जाए, वो अनेक प्रकार के षड्यंत्र बनाते थे। लेकिन भारत की एकता इतनी दमदार है कि इन षड्यंत्रों को बर्दाश्त करते हुए भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। हमारी एकता को आज भी उसी प्रकार जैसे के तैसे थी वैसे ही रखे हुए है। उन दुश्मनों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उम्मीद है कि ऐसे ही हमारी एकता बनी रहेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये बात कह रहे हैं और इसी बात को कवि इकबाल भी कह करके गए हैं। एग्जाम में ऐसे ही लिख देना है कि कवि इकबाल भी अपनी रचनाओं में वर्णन करके गए हैं। क्या वर्णन करके गए हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, पढ़ने में आनंद काफ़ी आता है। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, ध्यान से समझिएगा, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा और सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ध्यान से समझिएगा, कवि इकबाल क्या कह कर गए हैं कि हजारों थपेड़े आए, कुछ भी आए, लेकिन हमारी संस्कृति को कुछ भी नहीं हुआ। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, हमारा नाम और निशान अभी भी जिंदा है, हमारा नाम और निशान अभी भी जिंदा है। कोई थपेड़ा करे, कुछ भी करे, कोई भी षड्यंत्र रचे, हमारी संस्कृति पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, हमारा नाम और एकता आज भी जिंदा है। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, हमारे भारत के लोगों के बीच ऐसी एकता की भावना है, ऐसी बात है, ऐसी भावना है भारत के लोगों के बीच कि उनके बीच की जो एकता है ना, जो हस्ती है ना,
भारत के लोगों के बीच जो एकता का भाव है ना, वो मिटती नहीं हमारी, वो कभी भी मिट नहीं सकती। अगला देखो, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन मतलब कई सदियों वर्षों, कई चिरकाल से, प्राचीन काल से दुश्मन रहा है, हमारे पीछे पड़ा था दुश्मन, अनेक षड्यंत्र बना रहा था, लेकिन दौरे जमा हमारा, जमा है हमारा भैया, सिलसिला तो हमारा ही जमा है। हमारी संस्कृति तो वैसे की वैसी है, हमारी संस्कृति में कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इन लाइनों का यही अर्थ है। वैसे भी एग्जामिनेशन में ये लाइनें देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये काव्य भावनाओं में आ जाती हैं। ठीक है, उसे तो गद्यांश देना है। चलिए देखते हैं अगले पैसेज को। देखिए, बहुत ही खास पैसेज है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, बहुत ही खास पैसेज है, तो ध्यान से समझिएगा। हो सकता है बिना पढ़े लिखे आपको बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर दिला दे, तो बहुत ही खास है, ध्यान से देखिएगा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। यह एग्जाम में यहाँ से देगा, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से दे देगा, यहाँ तक दे देगा, फिर कह देगा कैसा भाव है, कौन सा भाव है। अब बताइए कैसा भाव है, कौन सा भाव है जो हमारे, कभी कभी देखिए, पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत का मतलब क्या है? भारत देश के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं हैं ना, भारत देश के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं हैं, वो एक ऐसा स्रोत है। कैसा स्रोत है? आध्यात्मिक स्रोत है। आध्यात्मिक मतलब जो कभी नष्ट ना हो सके। ठीक है, एक प्रकार की ऐसा स्रोत जिसे नष्ट ना किया जा सके। तो यह एक नैतिक मतलब नियमित और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से, कई वर्षों से, ठीक है, अनंत काल से प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखाई दे रहा हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। इन स्रोतों से क्या निकलता है? एकता नामक भाव। इन विभिन्नताओं से एकता नामक भाव निकलता है जो हमारे सामने और गुप्त रूप से, अप्रत्यक्ष मतलब गुप्त रूप से, ठीक है, आंतरिक रूप से व्याप्त है लोगों के बीच। तो प्रत्यक्ष यानी सामने और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत देश के लोगों के बीच चलता आ रहा है ये जो एकता नामक भाव है, और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। एकता नामक जो भाव है ना, ये कभी कभी मूर्त रूप मतलब मूर्तवान होकर के, मूर्ति का रूप लेकर के, मूर्ति का रूप लेकर के, मूर्तवान होकर के हमारे सामने आता रहा है। मतलब कभी कभी हमारे भारत देश में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने इस एकता नामक भाव के सहारे ना हमारी दुनिया को बदल दिया। कैसे किया है? ध्यान से देखिएगा। कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। पूछ लेगा क्या आता रहा है, तो मूर्त रूप में भारत के लोगों में एकता का भाव आता रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो एकता का भाव है कभी कभी हमारे बीच और हमारे समाज के बीच एक मूर्तवान यानी एक महापुरुष के रूप में उभरा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है। भारत के लोगों का ये सौभाग्य है, ये उनकी किस्मत है कि उन्होंने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते हुए भी देखा है। हंसते रोते हुए भी देखा है मतलब हंसते रोते और चलते फिरते, यानी कि एक मूर्त रूप, एक ऐसी ही मूर्ति को भारत के लोगों ने देखा चलते फिरते, भारत में ही उत्पन्न हुए और हंसते रोते, यानी भारत में ही उत्पन्न हुआ और बड़ा हुआ, पला पोला और भारत में ही चला फिरा। ठीक है, और क्या हुआ? और देखो, भारत में ही उत्पन्न हुए एक ऐसे ही मूर्त रूप को हमने देखा है, ये हमारा सौभाग्य रहा है। और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर, अमरत्व की मतलब एकता की भावनाओं की याद दिला करके हमारी सूखी हड्डियों में भैया अंग्रेजों का शासन था। भारतीय लोग टूट चुके थे, भारतीय लोग टूट चुके थे अंग्रेजों के शासन से। ठीक है, अंग्रेजों के शासन से भारतीय लोग टूट चुके थे। तो इसी बीच एकता नामक भाव जो है वो हमारे भारत में उत्पन्न हुआ, हमारे समाज में उत्पन्न हुआ, और जिसने भारत के लोगों को अमरता की याद दिला करके सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल दिया। भैया सूखी हड्डियां, भारत के लोग सूख चुके थे एकदम। ठीक है, भारत के लोग जो थे एकदम कमज़ोर हो चुके थे, एकदम लाचार हो चुके थे अंग्रेज़ों के इस शासन से। जब उस एकता नामक भाव उत्पन्न हुआ ना, वो क्या किया? सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल दिया।
यानी भारत के लोगों के अंदर उनकी हड्डियों में एक नया मांस डाल दिया, एक नई ऊर्जा भर दिया, और हमारे मृतपाय शरीर में, मृतपाय मतलब मरने योग्य शरीर में जो मरने वाली हो एकदम, ठीक है, यानी हमारी अत्यंत कमज़ोर लिख सकते हो, ठीक है, और हमारी अत्यंत कमज़ोर शरीर में नए प्राण फूंके। नए प्राण फूंके का मतलब नया जीवन का संचार किया हमारे शरीर के अंदर, मतलब हमें नई फुर्ती और नया ऊर्जा दिया, ठीक है। वो ऐसे महापुरुष हमारे बीच उत्पन्न हुए, अभी उनका नाम आप आगे सुनेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया, हमारे कमज़ोर मन को फिर से उन्होंने खिला दिया, मतलब हमारे अंदर एक नई शक्ति भर दिया। अब वो महापुरुष के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो महापुरुष थे हमारे महात्मा गांधी, ठीक है। यहाँ पर वर्णन जो लेखक ने किया है वो महात्मा गांधी के बारे में ही किया है। तो संक्षेप में आपको कैसे लिखना है कि हमारा सौभाग्य रहा कि हमने अपने बीच एक ऐसे ही मूर्ति को, यानी महात्मा गांधी को कोष्ठक में लिख देंगे, महात्मा गांधी को चलते फिरते यानी भारत में उत्पन्न हुए देखा है, और उन्होंने भारत के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा भर करके उनके कमज़ोर शरीर में नए प्राण फूंके, मतलब नवजीवन का संचार किया, और कमज़ोर मन को फिर से खिला दिया और नए लोगों की तरह एक नई ऊर्जा दे दिया। वो हमारे महापुरुष थे महात्मा गांधी, ठीक है। वह अमृत्व क्या है जो उन्होंने अमृत्व का भाव दिया, वो अमृत्व का भाव जो उन्होंने दिया महात्मा गांधी जी ने, वो सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिया, ठीक है। वो अमृत्व का भाव जो लोगों को दिए, अमृत्व की याद दिलाए लोगों को, वो अमृत्व क्या था, सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। जो सत्य और अहिंसा का भाव है उसका रिलेशन अमरता से डायरेक्ट किया गया है, ठीक है, अमरता या अमरत्व से, ठीक है। तो हम अमर कब होंगे, जब सत्य और अहिंसा का भाव पकड़ेंगे, जिसे गांधी जी ने दिया कि सत्य और अहिंसा का भाव है जो केवल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है, ठीक है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र स्थायी हो चुका है, लोकतंत्र हमारे देश में निर्मित हो चुका है। अब लोकतंत्र हमारे देश में निर्मित हो चुका है, इसका अर्थ क्या है, प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति अब पूर्णतः स्वतंत्र है, वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पूर्णतः स्वतंत्र है जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी बना सकता है। प्रजातंत्र स्थापित हुआ, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो गया है और वह अपना पूरी तरह से विकास कर सकता है और लोगों के बीच एकता उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है, व्यक्ति यानी लोगों और इस समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। कहने का मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक लोगों के बीच, व्यक्ति और समाज में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और प्रत्येक समाज के अंदर सत्य और अहिंसा का भाव होना चाहिए, सत्य और अहिंसा का भाव होना चाहिए। और एक व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर है वो अपनी उन्नति करना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, लेकिन अगर सोचो आपके घर में आपका घर है और बगल में एक दूसरा घर है, आप क्या कर रहे हैं, अपनी उन्नति कर रहे हैं और अपने छत को इतना बड़ा बनवा रहे हैं कि दूसरे वाले के छत के ऊपर लदवा दिए। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा तो आपकी उन्नति क्या कर गई, आपके पड़ोसी को नुकसान कर गई, आपके पड़ोसी को नुकसान कर गई। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। एक व्यक्ति को अपनी उन्नति और विकास चाहता है अगर, तो दूसरे को बाधक नहीं करना चाहिए, दूसरे की उन्नति भी उसमें होनी चाहिए। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। लेखक ये कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है तो वो ऐसा काम करे कि भाई दूसरे का नुकसान ना हो। यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो रहा है तो ऐसा क्या होगा, संघर्ष पैदा होगा, उन दोनों लोगों के बीच लड़ाई झगड़े के मामले उत्पन्न होंगे। तो लेखक यही कहते हैं भैया कि भारत के लोगों के बीच ऐसी भावनाएं हैं कि
एक की उन्नति दूसरे की उन्नति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। यानी जब सबके अंदर सत्य और अहिंसा का भाव होगा तो किसी का भी सत्य किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सभी अहिंसा के भाव से चलेंगे तो कोई किसी के ऊपर अपना छत नहीं ला देगा। यहाँ एग्जाम्पल मैंने छत लादने का दिया है, यहाँ पर कई प्रकार के कार्य होते हैं तो ऐसा लेखक ने कहा, ठीक है, कि हमें यह संघर्ष तभी दूर होगा जब सबके विकास के रास्ते जो हैं वो अहिंसा के हों। ठीक है, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। हमारी भारत की जो संस्कृति इतनी बड़ी हुई है, इतना जनरेट हुई है, इसकी मेन जड़ जो है ये अहिंसा नाम का तत्व ही है जिसे गांधी जी ने हमारे भारत में जनरेट किया था। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, हमारे नीतिगत सिद्धांतों का जहाँ जहाँ भी वर्णन हुआ है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। कि भारत की नैतिक विशेषताओं का जहाँ जहाँ वर्णन हुआ है उसमें अहिंसा को ही मुख्य स्थान दिया गया है और अहिंसा हमारे लोगों के बीच गांधी जी ने उत्पन्न किया था। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप क्या है भैया? त्याग है। त्याग की भावना जो है वो अहिंसा का दूसरा रूप है। त्याग की भावना मतलब कि अगर हम पड़ोसी के ऊपर छत लाद रहे हैं और वो कह दे कि भैया आप इतना छत अपना छोड़ दीजिए, तो हम उसको कह देंगे ले जाओ, ले जाओ, हम छत नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर छत नहीं बनाएंगे। यानी कि अहिंसा का भाव वही भाव है त्याग की भावना कि हम त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। हिंसा का दूसरा रूप क्या है? स्वार्थ है। हम अपने स्वार्थ के लिए क्या किए? अपने पड़ोसी के छत के ऊपर छत लाद दिए, तो ये दूसरा रूप है, स्वार्थ है। हमने अपना स्वार्थ साधा तभी तो पड़ोसी को नुकसान हुआ। ठीक है, तो हिंसा का दूसरा रूप क्या है? स्वार्थ है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अहिंसा का दूसरा नाम या रूप क्या है भैया? तो त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है कि हमने अपने पूर्ति के लिए, अपने भोग की पूर्ति के लिए क्या किया? दूसरे के ऊपर नुकसान पहुंचा दिया। तो ये नहीं करना है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। भोग भी मतलब क्या है? भोग का मतलब ये है कि हम लोग अपनी पूर्ति के लिए, ठीक है, अपनी पूर्ति के लिए हमारी सभ्यता ने, हमारे समाज ने क्या किया है? भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, भोग भी त्याग में ही पाया है और भोग भी त्याग से ही निकाला है। त्याग की भावना कैसे निकलेगी? ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति अगर है तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, भोग भी त्याग से निकाला है। अगर एक व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति क्या करेगा? अपने किसी चीज़ का त्याग करेगा। जैसे आप क्या करें, किसी चीज़ का त्याग करें, जैसे आप कुछ चीज़ त्यागेंगे तभी तो दूसरा व्यक्ति उसका भोग कर सकता है, क्योंकि भैया जब तक आप त्यागेंगे नहीं उस चीज़ को तब तक दूसरा व्यक्ति उसको कैसे, मतलब भोग करने का मतलब है कि उसको कैसे ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति उसको अपने उपयोग में कैसे ले सकता है? जब तक आप उसे त्यागेंगे नहीं। ठीक है, और जब तक आप उसे त्यागेंगे नहीं तब तक वो दूसरे के उपयोग की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से निकल रहा है कि हमारी सभ्यता ने भोग भी त्याग से ही निकाला है। यानी कि जो भोग की भावना निकली है वो त्याग की भावना से ही निकली है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति त्यागेगा नहीं किसी चीज़ को तब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपभोग नहीं कर सकता और भोग भी त्याग में ही पाया है। क्योंकि कोई व्यक्ति क्या करता है? भोग के लिए ही तो चीज़ों को ग्रहण करता है। किसी व्यक्ति को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी दूसरे लोगों से मांगेगा। तो क्या किया है? भोग भी त्याग में ही पाया है। त्याग की भावना में ही भोग की भावना को हमारे सभ्यता के लोगों ने खोज किया है। ठीक है, अब आगे देखो, श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। श्रुति कहती है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि एक कहावत है। श्रुति का मतलब कहावत है। ठीक है, एक कहावत है
तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, इसका मतलब क्या है, उसको त्याग दिया जाना चाहिए। भुंजीथाः मतलब भोग के लिए, ठीक है, त्याग दिया जाना चाहिए। भुंजीथाः मतलब भोग के लिए। तो किसी वस्तु का अगर त्याग हुआ तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको भोग कर सकता है। तो कहने का मतलब कि इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, यानी कि हम किसी वस्तु का त्याग करेंगे किसी दूसरे व्यक्ति के भोग के लिए, और इसी सिद्धांत के द्वारा हम व्यक्तियों व्यक्तियों के बीच का जो लड़ाई झगड़ा कलह आदि है ना, वो दूर होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी चीज़ का अकेले ही उपभोग कर रहा है, तो उसको भैया क्या करना होगा, उसमें तो वो अपनी हिंसात्मक भाव दिखा रहा है, ठीक है। अगर वो क्या कर दे, उसका त्याग कर दे, तो वही चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति के उपयोग में आ सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर उनके बीच का जो विरोध है वो खत्म हो सकता है। तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध और व्यक्ति और समाज के बीच के जो विरोध हैं उनको इसी सिद्धांत के द्वारा, यानी कि वस्तुओं का त्याग भोग के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा खत्म किया जा सकता है। समाज और समाज के बीच का विरोध, यानी कि जितने भी प्रकार के विरोध हैं वो इस सिद्धांत के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। समाज और समाज के बीच का विरोध देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं, ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा कि हम किसी वस्तु का भोग केवल अपने लिए न करें, उसका त्याग करें ताकि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको भोग कर सके, ठीक है। अब देखो, हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है, इसलिए हमने अलग अलग विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। हमारे लेखक क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से एकता नामक भाव फिर आ रहा है, ठीक है, एकता नामक भाव को समझिएगा, यहाँ से अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक है। हमारी सारी नैतिक चेतनाएं, हमारे लोगों के बीच व्याप्त नीतिगत चेतनाएं, चेतनाएं मतलब विचारधाराएं, ठीक है, अनेक प्रकार के विचार, तो हमारे लोगों के बीच अनेक प्रकार की विचारधाराएं जो व्याप्त हैं इसी तत्व से ओतप्रोत हैं। एकता नामक तत्व से, एकता नामक भावनाओं से सनी हुई हैं, ओतप्रोत मतलब रिलेटेड हैं, सनी हुई हैं, इसलिए हमने अलग अलग विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। अलग अलग जो विचारधाराएं जो हमारे लोगों को एकता के सूत्र से अलग कर रही थी उनको अलग अलग बहने दिया, उनको हमने अपनी संस्कृति में शामिल नहीं किया, ठीक है। हमने केवल उन विचारों या भावनाओं को शामिल किया जिनसे हमारी संस्कृति एकजुट रह सके, ठीक है। अलग अलग विचारधाराओं को उसी तरीके से उनको अपने रास्ते में ही जाने दिया, ठीक है। अब देखो, अलग अलग धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और अलग अलग भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। हमारे भारत में अलग अलग धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने का मतलब कि अलग अलग धर्म और संप्रदाय जब जनरेट होंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के धर्म और संप्रदाय उत्पन्न होंगे तो कोई दूसरे व्यक्ति भी इन धर्म और संप्रदायों में शामिल होंगे, ठीक है, यानी कि हम त्याग करेंगे तो दूसरे उपभोग करेंगे। तो अलग अलग धर्मों और संप्रदायों को पनपने और अलग अलग भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया हमारी भारतीय संस्कृति में। अलग अलग देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। अलग अलग देशों के जो लोग आए उनको हमने अपने संस्कृति में शामिल किया ताकि कुछ उनकी भी भावनाएं जो हैं, उनके भी विचार जो हैं वो शायद हमसे अलग हों, और जब वो हमारे देश में विकसित होंगे तो उससे भी नए संप्रदाय उत्पन्न होंगे और लोगों को वो भी भावनाएं मिलेंगी, ठीक है। तो अलग अलग देशों के लोगों को हमने अपने अभिन्न भाव से, यानी कि जो भाव अलग ना हो, एकता के भाव से, ठीक है, अपने एकता के भाव से उनको शामिल किया अपने ग्रुप में। अलग अलग देशों की संस्कृतियों को अपने में मिला लिया हमने, ठीक है, ताकि उनका नॉलेज जो है हमारे देश के लोगों के अंदर व्याप्त हो सके। अलग अलग देशों की संस्कृतियों को अपने में मिला लिया और अपने को उनमें मिलने दिया, ठीक है, और हम अपने विचारधाराओं को उनके साथ मिला जुला करके रहने लगे और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। लेखक कहते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ जो एकता का भाव बनाया वो युद्ध लड़के नहीं, तलवार का मतलब युद्ध लड़के नहीं, युद्ध से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द के भाव से हमने स्थापित किया एकता नामक भाव। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। किसी दूसरे के हाथों और पैरों मतलब उनकी कमाई पर, उनके कमाए हुए ज़मीनों पर, जायदादों पर
और घर और संपत्ति पर हमने जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, ठीक है। उनके हृदयों को जीता, सत्य और अहिंसा के भाव से उनके हृदयों को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है आज भी बहुत अंशों में कायम है। यानी कि प्रभुत्व माने प्रभुसत्ता होता है, ठीक है। हमने क्या किया कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित किया उनके बीच अपना संबंध, और दूसरों के हाथों पैरों उनके संपत्ति पर हमने ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके दिलों को जीता, और इस वजह से हमारा प्रभुत्व वहाँ पर स्थापित हो सका। अब देखो, और आज हमारा प्रभुत्व जो है बहुत जगहों पर कायम हो गया है इसी अहिंसा और सत्य नामक भाव से। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, भूल गए हैं स्वयं उस चेतना को। किस चेतना को? ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जब शब्द जो लिखा है यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। इसका अब है, ठीक है। यहाँ पर अब लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा नई बुक में। अब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। तो लेखक कहना ये चाहते हैं कि अब हमारे भारत के कई लोग जो हैं, कई जो नीति द्रोही हैं, ठीक है, जो देशद्रोही लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्हीं भावनाओं को भूलते जा रहे हैं, भारत की एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को जीने का अधिकार नहीं है जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने हेतु कदम उठा रहे हैं, ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि अब हम आज अपने उन्हीं विचारों को बहुत अंशों में भूल चुके हैं, हमारे भारत के लोग जो हैं वो भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है भाई, अपने एकता के भाव को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यहाँ से हम आज के इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो है आगे का पार्ट हम कंप्लीट करवा देंगे और थोड़ा बहुत पीछे का रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया।